सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल हो और घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। आज का हमारा विषय है आओ मिलकर बचाएं और इसकी कवयित्री हैं निर्मला पुतुल। पहले हम आओ बचाओ कविता पढ़ने से पहले इनकी जो कवयित्री हैं उनके जीवन के बारे में जानेंगे। निर्मला पुतुल झारखंड की निवासी रही हैं। उनका जन्म 1972 में दुमका झारखंड में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं नंगाड़े की तरह बजते शब्द और अपने घर की तलाश में। निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनका आरंभिक जीवन बहुत ही संघर्ष में, बहुत ही कठिनाइयों के साथ बीता। घर में शिक्षा का माहौल बहुत ही कम था। इनके पिता और चाचा ने इनकी आरंभिक शिक्षा आरंभ की थी। इनके घर में शिक्षा का माहौल ऐसा था कि इन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए भी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। बड़ी कठिनाइयों के साथ उन्होंने नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त की और बाद में इग्लू विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास की। जब उन्होंने नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त की तो उन्होंने बाहर की दुनिया को देखा, बाहर की दुनिया को जाना और उन्हें फिर अपने समाज में फैली हुई बुराइयों के बारे में भी पता चला। उन्होंने अपने समाज की कुछ सकारात्मक पहलुओं को दर्शाया है तो कुछ नकारात्मक पहलुओं को भी दर्शाया है। उन्होंने उनके समाज में सादगी, भोलापन, कठिन परिश्रम और प्रकृति से जुड़ाव को सकारात्मक पहलू के रूप में दिखाया है या प्रस्तुत किया है और आदिवासी समाज में अशिक्षा, बुराइयां और शराब पीने की जो लत है उसको नकारात्मक प्रस्तुत किया है। इन्हीं बुराइयों से और इन्हीं अच्छाइयों को जो कवयित्री है उन्होंने इस कविता में दर्शाया है। आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों ही पक्षों का यथार्थ चित्रण किया है, यानी कि सत्य को दर्शाया गया है। कविता में समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात की गई है जिनको होना स्वास्थ्य सामाजिक प्रवेश के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रकृति का आजकल जो विनाश हो रहा है और जिसके कारण जो आदिवासी समाज है वो संकट में है। इस कविता का मूल सवाल यही है कि आज के समाज में औद्योगिकरण के कारण वातावरण बहुत ही प्रदूषित होता जा रहा है। गांव का आदिवासी जो माहौल है अब खत्म होता जा रहा है। तो कवयित्री अपनी कविता के माध्यम से इन्हीं भावों को प्रस्तुत करना चाहती है। अभी हमने कवयित्री के बारे में जाना कि कवयित्री ने इस कविता में आदिवासी समाज को उजागर करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए इस कविता की रचना की है। आओ अब हम ये कविता पढ़ते हैं। आओ मिलकर बचाएं। अपनी बस्ती को नंगे होने से, शहर की आबो हवा से बचाने से। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरओ भाग 1 में संकलित कविता आओ मिलकर बचाओ से लिया गया है। इसकी रचयिता श्रीमती निर्मला पुतुल हैं। इस कविता में कवयित्री ने संथाल जो आदिवासी हैं उनकी संस्कृति के बारे में, उनके समाज के बारे में बताया है। इस कविता में कवयित्री कहती हैं कि आज की जो बस्तियां हैं, आज की जो आदिवासी बस्तियां हैं वो शहरों के वातावरण से अछूत नहीं हैं, कि उनके ऊपर भी शहर के वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है। तो कवयित्री कहती है कि हमारी जो आज की परंपरा, जो पुरानी परंपराएं हैं उनको समाप्त होने से बचाना है। अपने वातावरण को निर्लज होने से और मर्यादा रहित होने से बचाना है, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं उनमें भोलापन होता है, मर्यादा
रहित मर्यादा बनाए रखते हैं, लेकिन जो शहर का जो वातावरण होता है वो मर्यादा रहित होता है। तो कवयित्री यही कहना चाहती है कि आओ हम मिलकर अपने आदिवासी समाज को बचाते हैं, जो शहर की हवा है उसको, जो शहर का वातावरण है उससे बचाएं। आगे कवयित्री कहती हैं, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड्डियों में। और कवयित्री कहती हैं कि जो शहरी समाज है वो शरीर से रहित है, केवल हड्डियों का ढांचा है, वहाँ के लोग मेहनत से बचते हैं। तो हमें अपनी पूरी की पूरी बस्ती को ये हड्डियों का ढांचा बनने से बचाना है। हम कठिन मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन जो शहर की जो संस्कृति है वो इससे बिल्कुल ही अलग है। तो इसलिए हमें शहर की जो जीवन शैली है उसको अपने समाज से दूर रखना है, अपने समाज को इससे बचाना है। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, रुझारूपन भी। आगे कवयित्री कहती है कि इस शहरी वातावरण के कारण हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो बिल्कुल प्रभावित होती जा रही है, क्योंकि जो आदिवासी समाज होता है वो परिश्रम में ज़्यादा, मेहनत में ज़्यादा विश्वास करता है। तो कवयित्री कहती है कि हमारे शहरी वातावरण के कारण हमारी जो दैनिक जीवन की जो रोजमर्रा के कार्य हैं वो बिल्कुल समाप्त होते जा रहे हैं, ठंडे पड़ते जा रहे हैं। तो हमें इनमें दोबारा से जोश भरना है, दोबारा से उत्साह भरना है, ताकि हम और मेहनत से और कड़ी लगन से अपने कार्य को पूरा कर सकें। जो आदिवासी लोगों का जो भोलापन है, जो सादगी है, उसको हम बनाए रख सकें। जो अक्कड़पन है और जो कठिन कार्य करने की जो मेहनत पर जो विश्वास है उसको हम बनाए रख सकें। आगे कवयित्री कहती हैं, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा। आगे कवयित्री कहती है कि जो आदिवासी समाज है उसकी जो भीतर की आग है, जो मेहनत करने की जो कशिश है वो खत्म होती जा रही है। जो आदिवासी लोग हैं वो भी शहर की संस्कृति के कारण अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो हमें अपने समाज की इस आग को बुझने नहीं देना है। धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन। आगे कवयित्री कहती हैं कि आदिवासी जो समाज के अस्त्र शस्त्र होते हैं वो क्या होते हैं? तीर, धनुष होते हैं। इनकी तीर की जो धार होती है वो बहुत ही नुकीली होती है, बहुत ही तेज होती है। कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा। आगे कवयित्री कहती हैं कि जो हमारा समाज है उसके जो हथियार हैं उनमें एक कुल्हाड़ी भी शामिल होती है, क्योंकि इससे आदिवासी समाज में लकड़ियाँ काटी जाती हैं, खाना पकाया जाता है। वहाँ पर मतलब आज की जो तकनीक है, जो गैस का प्रयोग है वो नहीं किया जाता। तो ये तीर, धनुष और कुल्हाड़ी जो औजार हैं वो बहुत ही पैने होते हैं, बहुत ही तीखे होते हैं। जंगल की ताज़ा हवा, और जो आदिवासी हैं जो जंगलों में निवास करते हैं वहाँ की हवा प्रदूषण से रहित होती है। जंगलों में प्रदूषण नहीं होता है, वहाँ की हवा बहुत ही ताज़ी होती है। नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन। आगे कवयित्री कहती हैं कि हमारे समाज में नदियाँ बहुत ही पवित्र होती हैं, क्योंकि शहरों में औद्योगिकरण के कारण नदियों में बहुत गंदगी होती है, बहुत मैलापन होता है, पानी भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। और पहाड़ों का मौन होना। आगे कवयित्री कहती हैं कि जंगलों में, पहाड़ों में पहले शांति होती थी। हम कहीं जाते थे बाहर तो हमें शांति मिलती थी पहाड़ों पर, लेकिन आजकल कारखाने लगा के, उद्योग लगा के इन पहाड़ों की शांति को भंग कर रहे हैं। गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन। आगे कवयित्री कहते हैं कि इन पहाड़ों पर, इन जंगलों में घूम घूम कर अपने गीतों को गुनगुनाना अच्छा लगता है,
लेकिन आज के समाज में ये सब खत्म होता जा रहा है। मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। आगे कवियत्री कहती है कि हमारी जो मिट्टी की जो धीमी धीमी खुशबू है उसको बनाए रखने के लिए हमें अपने समाज को बचाना है, और जो उद्योगों के लिए जो फसल बोई जाती है उसको नहीं बोना है। जो हमारी परंपरागत फसलें हैं उन्हीं को लहराते हुए देखना है। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत। आगे कवियत्री कहती हैं कि जो शहरों का जो व्यस्त माहौल होता है उसमें छोटे छोटे मकान होते हैं, उन्हीं में लोग रहते हैं, लेकिन जो हमारा समाज आदिवासी समाज है उसमें खुले खुले आंगन होते हैं, बड़े बड़े आंगन होते हैं। यहाँ पर लोग नाचते हैं, गाने गाते हैं। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। आगे कवियत्री कहती है कि आज के जो समाज है उसमें इतनी घुटन है कि थोड़ा सा हंसने के लिए भी हमारे पास जगह नहीं होती और रोने के लिए भी एकांत नहीं होता। मुट्ठी भर जगह मतलब थोड़ी सी भी जगह नहीं होती जिसमें हम खुलकर अपने मन की भड़ास निकाल सकें। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास। आगे कवियत्री कहती है कि शहरी समाज में ना तो बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान है और ना ही पशुओं के चरने के लिए हरी हरी घास के मैदान हैं। क्योंकि जो पहले गांव का जो क्षेत्र होता था, गांव का जो इलाका होता था उसमें पशुओं के चरने के लिए बड़े बड़े मैदान होते थे, लेकिन आज इन मैदानों को साफ करके इनमें बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। आगे कवियत्री कहती है कि हमारे समाज में जो बड़े बूढ़े हैं उनको बातें करने के लिए, बैठने के लिए ना तो कहीं पर शांति प्राप्त होती है। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। आगे कवियत्री कहती है कि हमारे ये अविश्वास भरे हुए समाज में, क्योंकि इस समाज में लोगों की ऐसी आदत हो गई है कि वो एक दूसरे पर अविश्वास जताते हैं, एक दूसरे पर संदेह करते हैं, वो एक दूसरे पर भी विश्वास नहीं करते। तो हमें ऐसे समाज से दूर रहना है। हमें अपने समाज की जो संस्कृति है, हमारे समाज की जो धरोहर है उस पर थोड़ा सा विश्वास दिखाना है, अपनी संस्कृति से उम्मीद रखनी है और अपने सपनों को आगे बढ़ाना है। थोड़े थोड़े सपने देखने हैं, न कि इस तकनीकी समाज में आगे बढ़ने के लिए अपनी पुरानी जो परंपराएं हैं, संस्कृतियां हैं, उनको छोड़ना है। आगे कवियत्री कहती हैं, आओ मिलकर बचाएं, कि इस दौर में भी बचाने की बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवियत्री कहती है कि आज का समाज ये भौतिकवादी समाज है, उपभोक्तावादी समाज है, क्योंकि आज के समाज में आगे बढ़ने के लिए, सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, नदियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो आज भी हम मिलकर इन सब को बचा सकते हैं। आज के दौर में हम आगे बढ़कर अपनी आशाओं को पूरा कर सकते हैं, अपनी उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम बचा सकते हैं, जैसे कि हमारी संस्कृति, वातावरण को प्रदूषित होने से बचाना, नदियों के निर्मल जल को, पवित्र जल को बनाए रखना। ये ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारा लिए बहुत ही आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं। तो हम इन सब चीज़ों को बचा सकते हैं। अब भी हमारे पास टाइम है, अभी भी थोड़ा टाइम बचा हुआ है, ताकि हम अपनी जो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनको अपनी प्रकृति से दूर भगा सकें, अपनी प्रकृति को बचा सके। इसके लिए हमें अपनी पुरानी संस्कृति, परंपराओं को पूरा नहीं भूलना है, बल्कि उनसे जुड़े रहना है, क्योंकि हम प्रकृति से जुड़े रहेंगे तभी तो हम अपनी प्रकृति को बचा पाएंगे। इसमें विशेष क्या है कि कवियत्री ने हमारे समाज में जो
उद्योगीकरण है, जो आज के समाज में जो शहरीकरण है उस पर विशेष कटाक्ष किया है कि हमें जो शहरी वातावरण है उससे दूर रहना है, हमें जो अपनी पुरानी परंपराएं हैं उनको नहीं भूलना है, उनसे जुड़े रहना है। क्योंकि जो पुराना जो समाज था उसमें वो मिलनसार समाज था, लेकिन आज का आदमी केवल काम में अपने कार्य में ही कार्यरत रहता है, ना तो वो किसी के साथ मिलजुल कर रहता है, ना ही किसी पर विश्वास करता है। तो हमें अपने मन में थोड़ी से विश्वास के लिए जगह रखनी चाहिए। इसमें भाषा सहज, सरल और प्रभावमयी है। संपूर्ण जो कविता है वो छंद मुक्त शैली में रची गई है। थोड़ी सी में और थोड़े से सपने में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें जगह जगह पर अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। मैं आशा करती हूँ कि अभी मैंने जो कविता करवाई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।